Hey everyone, welcome to this video. This video gonna help you to improve your English speaking skill. अगर आप भी इंग्लिश से बातें करना चाहते हैं, आपके फ्लुएंसी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही इजी लेवल पे यानी बिगिनर से एडवांस लेवल सब के लिए यहाँ पे सेंटेंसेस लाए हैं और काफ़ी इजी तरीके से हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे रूल्स भी बताते चलता हूँ, सारे एक एक सेंटेंस को ईजिली तरीके से समझाता हुआ चलता हूँ। तो हाई गाइज, दिस इज जीत हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस। यू कैन सी हियर द सेंटेंस इज, मैं जानता हूँ तुम वहाँ जाया करती थी। मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ जाया करती थी, या फिर मैं जानता हूँ तुम वहाँ जाया करती थी। तो कैसे बोला जाएगा ये सेंटेंस? आई नो यू यूज टू गो देयर। आई नो यू यूज टू गो देयर। तो ये सेंटेंस कैसे बना, थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है मैं जानता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई नो। मैं जानता हूँ, आई नो। तुम वहाँ जाया करती थी, यू यूज टू गो देयर। ठीक है, यू यूज टू गो देयर। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, यूज टू लगा हुआ है। यूज टू हम सेंटेंस में तब लगाते हैं जब भी कोई सेंटेंस, जो हिंदी में होते हैं, जो भी कोई सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, वो पास्ट टेंस में कोई हैबिचुअल को दर्शाता है, हैबिट को दर्शाता है, जो पास्ट टेंस में ये कर रहा होता है। ठीक है ना, मैं कर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है, मैं जाया करती थी, मैं बताया करती थी, मैं पढ़ा करता था, मैं स्कूल जाया करता था। तो यूज टू का यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यूज टू कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे पास्ट टेंस में हैबिचुअल को, आदत को दर्शाता हो, है ना, वहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करेंगे। समझ में आ गई बात? जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल, है ना, आई यूज टू गो टू स्कूल, तो वहाँ पे मैं स्कूल जाया करता था। ठीक है, मैं गाया करता था, आई यूज टू सिंगिंग, आई यूज टू सिंग, इस तरीके से यूज़ करेंगे। यूज टू के साथ सिंग, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो क्या पता चला? यूज टू का यूज़ करना आज पता चला। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो बहुत सारे रूल्स मैं बताता रहता हूँ काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो नेक्स्ट है, उन्हें हमारे हालात के बारे में पता है। उन्हें हमारे हालात के बारे में पता है। कैसे बोलेंगे? दे नो अबाउट आवर सिचुएशन। दे नो अबाउट आवर सिचुएशन। ठीक है, तो दे नो, वो जानते हैं, उसे पता है, अबाउट आवर सिचुएशन, हमारे हालात के बारे में। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन का मतलब हालात होता है, तो अबाउट आवर सिचुएशन मतलब हमारे हालत के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया क्लियर। हरी अप सी विल बी गॉन। हरी अप सी विल बी गॉन, जल्दी करो वो चली जाएगी। तो कैसे बोलेंगे? जल्दी करो वो चली जाएगी। तो क्या पता चल रहा है? हरी अप जल्दी करो। हरी अप मतलब क्या करते हैं? जल्दी करो। ठीक है, चली जाएगी, तो समझ में आ रहा है कि क्या है? फ्यूचर टेंस की बात तो हो रही है, बट यहाँ पे पास्ट संभावना बता रहा है कि पास्ट चली जाएगी, हो सकता है कि चली गई हो। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सी विल बी गॉन। सी विल बी गॉन। हमें समझ में आता है नहीं कि सी के साथ में अगर सेल प्लस बी लगा हो तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। प्लस उसके साथ में क्या यूज़ होता है? V5 यूज़ होता है, यानी कि वर्ब के साथ में ING यूज़ होता है। बट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? गॉन, गो का गॉन यूज़ हुआ है। समझ में आ रहा है? बट वहाँ पे मैंने क्या बताया कि फ्यूचर टेंस में अगर इस तरीके के सेंटेंस यूज़ हो, ठीक है, यानी कि पास्ट की संभावना बता रहा हो, तो हम वहाँ पे भी इस तरीके से वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी करो वो चली जाएगी। हरी अप सी विल बी गॉन। नेक्स्ट है कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। अगर बोलना हो कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, तो कैसे बोला जा सकता है? बोला जाएगा यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। टेम्पर मतलब क्या होता है? एक चिड़चिड़ापन। ठीक है ना, तो शॉर्ट टेम्पर चिड़चिड़े हो। तो ये एक मिसलेनियस में भी आता है, जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में बताया, ये भी एक सेंटेंस ऐसा है कि मिसलेनियस में आता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है कि नहीं? आर जो होता है, यानी कि इज, एम, आर जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। प्लस उसके साथ में क्या यूज़ होता है? वर्ब का 5 फॉर्म, 5th फॉर्म, जो वी के साथ ING यूज़ होता है। बट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है नहीं यहाँ पे, है ना, ING तो यूज़ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये कैसे बना है? तो ये भी एक मिसलेनियस में आता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, किसी का अगर स्वभाव, किसी का बिहेवियर या किसी के बारे में बात कर रही हो, है ना, किसी के बारे में बता रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होगा, इज MR यूज़ होगा, बट उसके साथ में ING यूज़ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो हम बोलेंगे तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप बहुत धनी व्यक्ति हो, तो यू आर वेरी रिच पर्सन, है ना, तो वहाँ पे आर यूज़ हो गया, बट ING तो यूज़ नहीं किए ना, तो वहाँ के साथ हम क्या करेंगे? ING यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर वर्ब रहा तब। तो नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी। मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी। तो माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। तो समझ में आ रहा है कि सुना रही थी। तो सुनना, सुनाना, तो यहाँ पे सुनना सुनाना दो चीज़ें अलग डिफरेंट हैं। सुनना मतलब लिसन यूज़ करेंगे, बट सुनाना, ठीक है, वहाँ पे हम टेलिंग, अब स्टोरी की बात हो रही है तो टेलिंग स्टोरी,
है ना। स्टोरी टेलिंग हम इस तरीके से यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लिसन स्टोरी तो नहीं कर सकते ना, सुन रही थी तो उसको हम लिसन स्टोरी कह सकते थे, बट यहाँ पे सुना रही थी तो बोलेंगे माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरी। समझ में आ रहा है कि कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थी यूज़ हुआ है, बट रही थी, है ना, रहा था, तो इस तरीके सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V5 यानी कि V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद वर्ब का 5 फॉर्म यानी कि टेल का टेलिंग यानी कि V1 प्लस ING एक ही चीज़ है, उसके बाद स्टोरीज ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया, इस तरीके से बोले जाएंगे। नेक्स्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पे लाया हुआ है, ये दोनों चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूज सा हो जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन सा होता है, तो इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लाया हुआ है, ताकि क्या होगा कि हम इसे दोनों को अच्छे से रिमाइंड कर पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ, ताकि क्या होगा कि हम फ्यूचर में इसे अच्छे से यूज़ भी कर पाएँ। ठीक है, किसी के सामने अगर बोल रहा हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोलना होगा तो बोलेंगे इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। अगर आप बिगिनर लेवल में हो, आपको ग्रामर रूल्स नहीं पता है, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब बशर्ते इतना है कि आपके सारे वीडियोस, हमारे जो वीडियोस हैं सारे वीडियोस को देखें, जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ को याद करें, नोट डाउन कर ले अगर इंपॉर्टेंट लगे तो क्या होगा, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ सीख सकेंगे, ये इनफ है। नेक्स्ट है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, इसमें क्या बोलेंगे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क पता चल रहा है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऊपर वाला जो है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नीचे वाला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसके साथ में क्या होगा, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस लिखेंगे। बट अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट जो होगा उससे पहले आएगा, तो इट के पहले डज आ गया यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, ठीक है, समझ में आ गया। और ये सेंटेंस अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे ट्रांसलेट करके बताऊं तो ये डिफरेंट हो जाएगा, बहुत अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली यही बोलना होता है। ठीक है, एक्चुअली वो यही होता है, तो व्हाट डिफरेंट डज इट मेक इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, वाई आर यू डूइंग दिस फॉर मी, है ना। आप ये सब क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर मी, है ना, ऑल यहाँ पे लगाना चाहिए था, तो वाई आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर मी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V1 होता है ना, V1 प्लस ING यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे बनाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा जो आगे आ जाएगा, तो YWH हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब R आ गया, है ना, क्योंकि यू के साथ में R यूज़ होता है, UR जैसे यूज़ होता है ना UR, तो उसके साथ में RU होगा। अगर IM होता तो I के साथ में M यूज़ होता है तो उसमें MI होता। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दे आर, वाई आर यू डूइंग, तो डू का डूइंग हो गया V5 में, दिस फॉर मी एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो वाई आर यू डूइंग दिस फॉर मी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ गया सेंटेंस। नेक्स्ट है, वो दिन आ गया है, वो दिन आ गया है, दैट डे हैज़ कम, दैट डे हैज़ कम, वो दिन आ गया है, तो इसका हम कैसे बोलेंगे, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि वो दिन आ गया है मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, गया लिखा हुआ है, गया दिया, है ना, खाया, तो उस तरीके सेंटेंस में हमें समझ में आना चाहिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो उसका रूल क्या बनता है, ग्रामर रूल होता है, उसके साथ में हैज़ या हैव आएगा, प्लस V3 आता है। ठीक है, V3 आता है, याद रखिएगा। तो दैट डे हैज़ कम, यहाँ पे वो दिन, दैट डे वो दिन आ गया है, तो हैज़ कम, है ना, हैज़ कम, यहाँ पे कम लिखा हुआ है तो इसको V1 नहीं है, ये V3 है, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कम का जो V1 होता है वो कम ही होता है, यानी कि कम कैम कम, यानी V1 कम, V2 कैम, V3 कम। ठीक है, तो यानी कि V1 और V3 सेम होता है। समझ में आ गया। तो सेंटेंसेस कैसे लग रहे हैं बताइए ज़रूर, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट है, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक नया सेंटेंस है, इसको आई एम टेलिंग ट्रूथ इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो सच कह रहा हूँ अगर इस तरीके से भी बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, है ना, यानी कि मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं सच कह रहा हूँ। ये एक नया सेंटेंस है, मज़ा आता है। ठीक है, नए नए तरीके से सेंटेंस यूज़ करेंगे तो लोग और अच्छा लगता है सुनने में। तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं सच कह रहा हूँ। और एक सच कहना वो होता है जो मैं किसी बात का अगर पूछा जाए उसको सच सच जवाब देना होता है, तो वो एक आई एम टेलिंग ट्रूथ उस तरीके से अलग यूज़ होगा। बट मैं अगर दिल से बात कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ कि मैं वो करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उसे यूज़ करूँगा आई एम बीइंग ऑनेस्ट, है ना, मेरा बात सही।
मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी या मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसको कैसे बोला जाएगा? आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस। मैं नहीं, देखो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है? आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, टू सी हिज फेस उसकी शक्ल देखना, टू सी हिज फेस उसकी शक्ल देखना। ठीक है, सी मतलब यहाँ पे देखना हो जाता है। मैंने बताया था कि सी वॉच, ठीक है, कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? तो सी कहाँ पे यूज़ करा जाएगा? वॉच कहाँ पे यूज़ करेगा? सी वहाँ पे यूज़ करेंगे। लुक कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? ठीक है, वहाँ पे हम बताया था, मैंने पिछले वीडियो को बताया था, पिछले वीडियो को आप देखें, उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं इस केस की जांच पड़ताल करने में अपना पूरा जोर लगा दूंगा। आई विल डू माई बेस्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। आई विल डू माई लेवल बेस्ट, यहाँ पे हम लेवल भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। तो मैंने बताया था कि हम सेल और विल कहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना? आई के साथ मैंने क्या बताया था कि सेल और विल दोनों यूज़ हो सकता है, बट केस क्या रहेगा कि हम सेल और विल को कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका केस क्या रहेगा? अगर कोई काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या मेरे तरफ से कहा गया बात 100% सच हो और मैं वो करूँगा, है ना, 101% हो, तो उसमें हम विल का यूज़ करते हैं। अगर 50% से कम चांस की हो तो वहाँ पे हम, यानी फॉर्मेलिटी के लिए हम वहाँ पे सेल का यूज़ करते हैं, बट डेफिनेटली के लिए विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई विल डू माई बेस्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, अगर वो हमसे पैसे मांग रहे हैं ना तो हमें वो देने होंगे। अगर वो हमसे पैसे मांग रहे हैं ना तो हमें वो देने होंगे। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर मनी वी हैव टू गिव इट टू देम। ठीक है, इफ़ दे आर आस्किंग फॉर मनी, अगर वो हमसे पैसे मांग रहे हैं, आस्किंग मतलब मांग रहा होना होता है। इफ़ दे आर, अगर वो आस्किंग फॉर मनी, पैसे मांग रहे हो, तो क्या होगा? वी हैव टू गिव इट टू देम, वी हैव टू गिव इट टू देम, हमें वो देने होंगे। तो कोई भी काम, मैंने बताया था कि हैव टू का यूज़ हम कब करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी हैव टू गिव इट टू देम। ठीक है, तो हैव टू का यूज़ कब करेंगे? जब कोई काम हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा या देने होंगे। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में अगर भावनाओं से ये पता चल रहा हो कि हमें वो 100% करना ही होगा, है ना, तो वहाँ पे हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि वी के साथ में हैव टू और आई के साथ में हैव टू यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसी के इंतज़ार में फंसा हुआ हूँ मैं। उसी के इंतज़ार में फंसा हुआ हूँ मैं। आई एम स्टक, सो आई एम स्टक हियर वेटिंग फॉर दैट। आई एम स्टक हियर वेटिंग फॉर दैट। तो आई एम स्टक, है ना, मैं फंसा हुआ हूँ, हियर यहाँ पे, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, वेटिंग फॉर दैट उसकी इंतज़ार में, वेटिंग फॉर दैट उसकी इंतज़ार में। समझ में आ रहा है? आई एम स्टक, स्टक मतलब क्या होता है? फंसा हुआ होना, रुका हुआ होना। तो सो आई एम स्टक, इसलिए मैं रुका हुआ, आई एम स्टक मैं रुका हुआ हूँ, है ना, मैं फंसा हुआ हूँ, हियर यहाँ पे, वेटिंग फॉर दैट उसकी इंतज़ार में। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सेंटेंसेस? मैं एक एक सेंटेंस को समझा रहा हूँ क्लियरली, और बिगिनर लेवल के लिए भी मैं समझा रहा हूँ एकदम स्पेशली, एक एक वर्ड को, सेंटेंस को तोड़ करके, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है उनके लिए समझना। ये जितना आपके लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए मुश्किल है। अगर बोला जाएगा कि ये जितना आपके लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए मुश्किल है, तो क्या बोला जाएगा? दिस इज़ एज डिफ़िकल्ट फॉर मी एज इट इज़ फॉर यू। दिस इज़ एज डिफ़िकल्ट फॉर मी एज इट इज़ फॉर यू, है ना, एज इट इज़ फॉर यू, इस तरीके से बोला जाएगा। तो दिस इज़ एज डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये जितना मेरे लिए मुश्किल है उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो उसको, इतना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो कैसे बोलेंगे? एज इट इज़ फॉर यू। एज इट इज़ बोलते हैं ना, एज इट इज़, है ना, हम बोलते हैं ना कभी एज इट इज़, मतलब ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। एज इट इज़ का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे बोलेंगे हम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो दिस इज़ एज डिफ़िकल्ट फॉर मी एज इट इज़ फॉर यू। नेक्स्ट, पर तू चिंता मत कर, बट डोंट यू वरी, है ना, हम ऐसा भी कहते हैं, पर तू चिंता मत कर, बट डोंट यू वरी, या हम यू डोंट वरी ऐसे भी कहते हैं, यू डोंट वरी, बट डोंट यू वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, पर तू चिंता मत कर, बट डोंट यू वरी, है ना, या फिर यू डोंट वरी। नेक्स्ट, तेरे बच्चे की माँ है वो, सी इज़ द मदर ऑफ़ योर चाइल्ड। ठीक है, तेरे बच्चे की माँ है वो, सी इज़ द मदर ऑफ़ योर चाइल्ड। तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम द यूज़ किए हुए हैं। क्यों द यूज़ हुआ यहाँ पे मदर के साथ में? मदर हम के लिए यहाँ पे द यूज़ हुआ इसलिए ना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू बन करके बात हो रहा है। ये माँ है, किसकी माँ है? इस बच्चे की माँ है। ठीक है, तो एक मेन पॉइंट बन जाता है ये माँ। ठीक है, तो इस बच्चे की माँ है तब हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे अगर चाइल्ड नहीं होता, वो एक माँ है, तो सी इज़ मदर। बट अगर वो इस बच्चे की माँ है, पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर बात करें किसी के लिए, तो बोलेंगे क्या? सी इज़ द मदर ऑफ़ योर चाइल्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। कभी भी कोई सेंटेंस बनाना हो और पॉइंट ऑफ व्यू बना करके किसी सब्जेक्ट को बात कर रहे हो तो उसमें हम क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। और मैंने बताया था द दी 2 चीज़ें होती है, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि द दी कहाँ पर यूज़ होगा। प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग तो सेम रहेंगे, प्रोनाउंसिएशन कब यूज़ करना पड़ेगा कि द कब यूज़ करें और दी कब यूज़ करें। मैंने बताया था कि अगर दी के बाद में जो वर्ड होते हैं अगर उसमें वॉवेल अक्षर होंगे, है ना, वॉवेल होंगे, स्टार्ट होंगे वॉवेल से, जैसे कि एलिफेंट हो गया, एग हो गया, दी एग, है ना, तो एग हो गया, वहाँ पे ई से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए दी बोलेंगे। बट वहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि मदर का एम हो गया, वो कॉन्सोनेंट में आता है तो इसे वहाँ द मदर करेंगे। तो सी इज़ द मदर ऑफ योर चाइल्ड। नेक्स्ट है, जनाब ये दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। जनाब एक उर्दू वर्ड है, उर्दू लफ्ज़ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर के हिसाब से बोलते हैं सर। नो वन इज़ ओपनिंग दिस डोर। सर ये दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा, तो सर नो वन इज़ ओपनिंग दिस डोर। नो वन इज़ ओपनिंग दिस डोर, ओपनिंग मतलब खोल रहा होता है दरवाज़ा, ठीक है, ईजी था सेंटेंस, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, मुझे तो किसी ने अपनाया ही नहीं। मुझे तो किसी ने अपनाया ही नहीं। नो बडी एडॉप्टेड मी। यहाँ पे एडॉप्टेड, अपनाना का हम एडॉप्टेड क्यों यूज़ किए हैं, एडॉप्टेड मतलब क्या होता है, गोद लेना होता है, एडॉप्ट मतलब गोद लेना होता है, तो एडॉप्टेड यूज़ हुआ है, विधि यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अपनाने का मतलब वही हो गया, गोद लेना, ठीक है। तो मुझे किसी ने अपनाया ही नहीं, नो बडी एडॉप्टेड मी। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि मुझे तो किसी ने अपनाया, एडॉप्ट मतलब तो अपनाना होता है, किसी ने भी नहीं अपनाया तो नो बडी हो गया। बट यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे क्या, बट नहीं, यही रूल है कि नो बडी के साथ में हम नॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। नो बडी का मतलब ही होता है कि कोई नहीं, ठीक है। तो नो बडी अडोप्टेड में, तो समझ में आ गया कि नो बडी के साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, आपको खुशी नहीं हुई हमें देखकर ऐसा लग रहा है। आपको खुशी नहीं हुई हमें देखकर ऐसा लग रहा है। इट सीम्स लाइक यू आर नॉट हैप्पी टू सी मी। इट सीम्स लाइक यू आर नॉट हैप्पी टू सी मी। इट सीम्स मतलब क्या होता है, ऐसा लग रहा है। इट सीम्स लाइक मतलब ऐसा लग रहा है, यू आर नॉट हैप्पी आप खुश नहीं हो, टू सी मी हमें देखकर, ठीक है। इट सीम्स लाइक इसे ऐसा लग रहा है, यू आर नॉट हैप्पी आप खुश नहीं है, टू सी मी मुझे देखकर, ठीक है। समझ में आ रहा है सेंटेंस। तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है। तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है। डू यू इवन नो हु वसीम भाई इज। डू यू इवन नो हु वसीम भाई इज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू आगे आ जाएगा, जैसे कि आई नो, तो आई नो का हो जाएगा डू यू नो, आप क्या जानते हो, मैं जानता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं यू नो। बट अगर इंट्रोगेटिव में हो तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, है ना। डोंट यू नो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बात हो तो डोंट यू नो, है ना। तो यू डोंट नो इस तरीके से भी होता है। तो तुम जानते भी हो, डू यू इवन नो, जानते भी, इवन मतलब क्या हो गया, भी हो गया, तो डू यू इवन नो तुम जानते भी हो, हु वसीम भाई इज़, वसीम भाई कौन है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, तुम जानते भी हो तो कैसे बोलेंगे, डू यू इवन नो हु वसीम भाई इज़, हु राम इज़, है ना, डू यू इवन नो हु राम इज़। नेक्स्ट, हैव यू कम हेयर टू सी अल्तफ रजा। हैव यू कम हेयर टू सी अल्तफ रजा कौन सा टेंस में समझ में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हैव आएगा, यू के साथ में हैव यूज़ होता है, ही के साथ में हैज़ यूज़ होता है, आई के साथ में हैव यूज़ होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ में हैव, थर्ड पर्सन के साथ में क्या होगा, हैज़ यूज़ होगा। तो आई हैव, ठीक है, आई हैव, यू हैव, तो यू हैव कम, ठीक है, आप यहाँ आए, क्या आप यहाँ अल्तफ रजा को देखने आए हैं, तो समझ में आ रहा है कि आए, ठीक है। तो यू हैव कम, हैव यू, जैसे कि हम यहाँ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो बोलते यू हैव कम हियर टू अल्तफ रजा, यहाँ यानी कि आप यहाँ अल्तफ रजा को देखने आए हैं। बट अगर पूछ रहा हो तो बोलेंगे हैव यू कम हियर टू सी अल्तफ रजा, देखने आए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कम जो है यहाँ पे समझ में आ रहा है कि V1 और V3 जो होता है कम का एक ही होता है, यानी कि V1 कम होगा, V2 कम होगा, V3 कम होगा। नेक्स्ट, शर्मिंदा कर रहे हो तुम हमें, ठीक है, शर्मिंदा कर रहे हो तुम या फिर शर्मिंदा कर रहे हो तुम हमें। तो यू आर एम्बेरसिंग मी, यू आर एम्बेरसिंग मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना, ठीक है। अगर शर्मिंदा कर रहा है तो एम्बेरसिंग, तो यू आर एम्बेरसिंग मी, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू फिर आर फिर एम्बेरस के साथ में ING यूज़ हुआ, तो यू आर एम्बेरसिंग मी। नेक्स्ट है, डोंट चेज हर। डोंट चेज हर, उसका पीछा मत करो, ठीक है, चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना होता है। अब डोंट चेज हर तो उसका पीछा मत करो, नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो उसका पीछा मत करो, तो डोंट चेज हर इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे लगें, क्या आपने कुछ सीखा आज के टाइम पे, आज के वीडियो पे। अगर आपने कुछ सीखा, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।